आज हमारे साथ हैं शोभा खन्ना मैडम, जिनसे मिलने का सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों, मैं हूं पुनीत भटनागर और गेसु संवाद में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं शोभा खन्ना मैडम, जिनको लोग ब्रिज लेडी भी कहते हैं। और जब हम बात करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कहते हैं। शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गेसु संवाद के इस सेशन में। आपका हार्दिक अभिनंदन। मेरा आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और गेसु संवाद की टीम को, पुनीत जी को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। और मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, मेरे साथी हैं, मेरे कॉलेज के जूनियर्स हैं, सब दिल अजीज हैं और मैं उन सबको नमस्कार करती हूँ। मेरे अगर वरिष्ठ, मेरे गुरुजन भी सुन रहे होंगे यदि, और मेरे डिपार्टमेंट के कलीग भी होंगे, मेरे साथी भी होंगे, तो उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। उन सब की समवेत इकट्ठी टीम की मेहनत के कारण ही मैं जीवन में जो कुछ मैंने किया थोड़ा बहुत, वो पूरा श्रेय उनको है और मैं उनको पूरा श्रेय देती हूँ, मेरे परिवार को भी देती हूँ और सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार। धन्यवाद मैडम। और ये बात सच है कि सब लोग मिलकर करें तभी बड़े काम हो सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। और आपने तो बड़े बड़े काम किए हैं। हम इस वर्चुअल दुनिया में एक छोटा सा काम कर रहे हैं संवाद के माध्यम से, पर उसमें भी इतने लोगों को जुड़ना पड़ता है। मैं दिखता हूँ, लेकिन इसके पीछे एक पूरी टीम लगातार लगी रहती है। टेक्नोलॉजी का सपोर्ट संजय खेमेसरा की तरफ से होता है। हमारे बाकी जो इवेंजलिस्ट हैं वो लगातार कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा। और गेसु के सब दोस्त जो हमको सुनते हैं और उज्जैन वाले सब मित्र जो हमको सुनते हैं, उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँ, क्योंकि अगर सुनने वाले ना हो तो संवाद भी क्या, उसमें फिर मजा क्या है। जब हमारे साथ लोग जुड़ते हैं तो बात करने में और भी मजा आता है। तो आज का संवाद हम शुरू करते हैं। घंटे में मैं दोस्तों सबको कुछ बहुत गजब की शुरू करते हैं। आप तो उज्जैन में पली बड़ी हैं, उज्जैन में रही हैं। मेरे प्रिय प्यारे उज्जैन वालों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। क्या, क्योंकि आज का सेशन इस मायने में और लोगों से बात करते हैं, हमारी आपके साथ जुड़ाव महसूस होता है। जुड़ पाएंगे तो सबसे पहले आपकी स्कूलिंग से शुरू करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, अपना स्कूलिंग की शुरुआत की बात है मैदान का जो स्कूल है, तो हमें स्कूल देखिए कोमल पे जो है और है, वो मुझे लगता है जीवन के अंत में भी मेरे टीचर से मिला स्कूल में जुड़ी खास तौर पे परिवेश था
था और चाय के लिए आते वो दोस्त चल रहे थे आपको आप तीनों मैं एमपी तक ये एक्टिविटी नहीं ले सकते। तो फिर मैं खो खो खेलती थी और बास्केटबॉल खेलती थी और बाद में फिर मैं बास्केटबॉल खेलती थी। तो मैं अब आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि खेल के अलावा पढ़ाई में किन टीचर्स ने आप पर गहरी छाप छोड़ी स्कूल के वक्त? देखिए स्कूल में तो मेरे सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। जैसे मैं आपको बताऊं, मैथ्स हमको सरवटे साहब पढ़ाते थे, इंग्लिश हमको अभ्यंकर सर पढ़ाते थे, कालिया सर पढ़ाते थे, हिंदी हमको डॉक्टर विष्णु भटनागर पढ़ाते थे, मैडम पुष्पा चौरसिया पढ़ाती थी और कुछ एक आध नाम मैं और भूल रही हूँ। और देखिए फिजिक्स हमको नातू सर पढ़ाते थे। हमको जो है कुलकर्णी सर थे, प्रकाश कुलकर्णी, उन्होंने भी पढ़ाया है और तिवारी साहब ने भी पढ़ाया है। क्या बात है। और इनमें से ज्यादातर लोगों को मैं भी जानता हूँ क्योंकि उज्जैन में मैं भी पला बड़ा हूँ और जो हमारे दोस्त उज्जैन के बाहर के हैं जी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये बात प्रश्न में जानबूझकर इससे पूछ रहा हूँ कि ये लोग, ये जो दिग्गज लोग जिनका नाम मैडम ने लिया है, ये कहीं ना कहीं उज्जैन की रीढ़ की हड्डी है। इन्होंने उज्जैन को खड़ा करने में, उज्जैन की प्रतिभाओं को आगे लाने में बहुत काम किया है। मैं मैडम बताऊं, विष्णु भटनागर जी ने मुझे भी पढ़ाया है। हालांकि मैं कालिदास मॉन्टेसरी स्कूल में था जी, और जी। और अगर आज मैं लेखक हूं तो शायद विष्णु भटनागर जी के कारण हूं, ऐसा कहने में मुझे जरा भी संकोच है। आज अगर अखबारों में मैं लिखता हूँ जी, और लोग मेरे पढ़े को पसंद करते हैं तो इसका पूरा श्रेय विष्णु भटनागर जी को है और आज मैं उन सब गुरुजनों को नमस्कार करता हूँ। मैं केमिस्ट्री के शिक्षकों का नाम लेना भूल गई। आर्य साहब थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे और मैडम एकबोटे थी, उन्होंने पढ़ाया। और एक बात और कहूंगी कि मेरे जो क्लास के साथी थे, पढ़ने वाले थे, हम वो भी सब इतने अच्छे थे कि बड़ी हेल्दी कंपटीशन होती थी। मतलब ये नहीं था कि किसी के पास कोई चीज है और वो किसी को शेयर ना करे। मतलब सबके बीच सारी चीजें शेयर होती थी और फिर आप कंपटीशन में आइए कि कौन फर्स्ट आता है। इस तरह की प्रतिस्पर्धा थी, बड़ी हेल्दी कंपटीशन थी, बहुत अच्छा वातावरण था। अब मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पहले गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी और उसके बाद लोटी में आई, लोकमान्य तिलक स्कूल में, जो कि को एजुकेशन का स्कूल था। तो इस नए माहौल में सामंजस्य बिठाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। एक्चुअली क्या है कि बचपन में हम वाटर वर्क्स कॉलोनी में रहते थे। मेरे फादर जो है पीएचई में इंजीनियर रहे हैं। तो वहाँ पे हम जो बच्चे थे पूरी कॉलोनी के, वो सारी एक्टिविटीज हमारी इकट्ठी चलती रहती थी। हमने अपना क्लब बना रखा था, न्यू स्पोर्ट्स क्लब। और क्या बात है। और सब क्रिकेट खेलते थे, सब हॉकी खेलते थे
और सब सारे खेल खेलते थे। तो अच्छा। वो जो किसी भी तरह की कोई मतलब इस तरह का कोई टैबू नहीं था कि अरे बॉयज के साथ पढ़ रहे हैं तो कोई अलग से कोई अच्छा। बात है। और सब हमारे क्लास के लड़के भी बहुत अच्छे थे। ओके, तो मुझे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं वो जो जुझारूपन है, या जुझारूपन से ज्यादा सब लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने की जो आपकी स्किल्स है, जो आपका तरीका है, वो कहीं ना कहीं बचपन में ही खेलते कूदते स्कूल में पढ़ते वक्त ही बन गया था। वो फाउंडेशन आपकी वहां पर तैयार हो ही रही थी। बिल्कुल, बेशक। तो पुनीत जी अब मुझे आपने बिल्कुल सही कहा। जी। तो अब मुझे आप ये बताइए कि वहां से इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे आए? क्योंकि इंजीनियरिंग में लड़कियां तो बहुत कम आती थी, और तो आपका आना कैसे हुआ इंजीनियरिंग? देखिए, मैं जिस परिवेश में रहती थी, पीएचई में वो सभी इंजीनियर्स थे। अच्छा। तो इंजीनियरिंग में तो मुझे जाना था। अच्छा। और मैं पठन पाठन का भी मुझे मैगजीन्स का और कुछ पढ़ने का ये सारा बचपन से ही बहुत शौक रहा। तो मैंने धर्मयुग में एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था, केरल की एक चीफ इंजीनियर मिस पी के थ्रेशिया। तो ओके। उनका उनका आर्टिकल पढ़ के वो भी जो थे उनके परिवार के लोगों ने इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने से विरोध किया। और हाँ फिर वो उस जमाने में, हाँ क्योंकि हाँ। आप देखिए कि जब मैंने पढ़ा तब वो हम्म, चीफ इंजीनियर थी, तो वो किस जमाने में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया होगा। बिल्कुल सही। तो वो आर्टिकल पढ़ने से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली क्या बात और है। मुझे लगा कि नहीं, इंजीनियर बनना ही है अपने को। तो आप एक बार नाम फिर बताइए, मैं उनका नाम क्या था? मिस पी के थ्रेशिया। मिस पी के थ्रेशिया। इस पे मैं भी आगे और रिसर्च करूंगा। जी जी जी। क्योंकि हम आपसे इंस्पायर होते हैं, और आपको जिन्होंने इंस्पायर किया उनके बारे में जानना तो बनता है। और मैं सच कह रहा हूँ, आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हैं, ना सिर्फ लड़कियां बल्कि बाकी सब लोग भी। और जी, एक पर और मैं नाम हाँ लेना चाहूंगी हाँ कि जी। उस समय आप देखिए कि एक हमारी साइंस मैगजीन आती थी। तो हाँ। उसमें मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, हाउ डू द ब्रिजेस कोलिप्स। ओके। वो वो एक शकुंतला जोशी, एक एसबी ओके। जोशी करके ब्रिजेस की कंपनी हुई है। एसबी जोशी हम्म आप बड़े जाने माने ब्रिजेस के इंजीनियर हुए हैं। हम्म ये जो बेटी थी ये बाद में आईआईटी में प्रोफेसर भी थी। हम्म और इन्होंने फिर इनको बाद में प्राइज भी मिला यूनिशियर कनेक्टर्स इन्वेंट हम्म करने के लिए। इनके हस्बैंड हम्म मिस्टर भगत थे। तो हम्म। ऐसा पढ़ पढ़ के थोड़ा लगता रहा कि अपने को भी कुछ अपने को भी करना बनाना है। चाहिए। जी ठीक है। जी। तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में गेसू में कैसे पहुंची, जरा बताइए। ये जो आपने कहा ना, मैं एक और बात बताऊंगी कि मेरे घर के लोग चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। ओके। तो मैं बायोलॉजी लिया मैंने 9th में। हम्म। 2 दिन। अच्छा, बायोलॉजी ले लिया था। हाँ, 2 ओके। दिन मैंने बायोलॉजी की क्लास अटेंड की। हाँ। और फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर मैंने घर के लोगों को आके अपना डिसीजन बता दिया कि मुझे मैथ्स लेना है। ओके। ओके। और फिर मैं इस तरह से ये बैकग्राउंड तैयार हो गया इंजीनियरिंग तो के लिए। तो बनना तो इंजीनियर ही है, और बनाना ब्रिज है, ये तो कहीं ना कहीं अंदर आपके अंदर था। तो मेरा फिर सवाल वही है कि चलिए, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, वो आप गेसू में कैसे आए? अब क्या हुआ कि जब मैंने हायर सेकेंडरी कर लिया, हम्म उस समय 11वीं के बाद ही एडमिशन्स होते थे। हम्म तो हम तो ये सोच रहे थे कि कहीं आईआईटी में जाएंगे, रुड़की में जाएंगे। हम्म 73 में हायर सेकेंडरी किया, पिताजी रिटायर हो गए थे। हम्म तो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि बाहर जाना, अकेले जाना ये थोड़ा मुश्किल है। तो हम्म हमारी कॉलोनी में ही मेरे ही कॉलेज के एक सीनियर थे, वो रहते थे। हमारे हम्म। पारिवारिक अच्छे संबंध थे, हरीश सामरिया जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम्म एक काम करो, ये रुड़की और आईआईटी छोड़ो, हम्म गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स चल रहे हैं, वहां जाके एडमिशन ले लो। ओके। तो ओके। बात एकदम समझ में आ गई। अब हम्म मेरे साथ में मेरी एक फ्रेंड और थी, स्कूल की मैथ्स वाली, नीलिमा काणे। हम्म हम्म आजकल नीलिमा बापट हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
तो वो और मैंने उनको कहा, हम दोनों तैयार हो गए कि एडमिशन लेना है। हम लोग कॉलेज अप्रोच किए, तो कॉलेज लड़कों का था, बड़ा नोटोरियस था, लड़कों की शैतानियां इंजीनियरिंग कॉलेज की जग जाहिर थी। अब आप हमारे सीनियरों की पोल मत खोलिए प्लीज। मैं शैतानियां बोल रही हूँ। मैंने शब्द का प्रयोग इसलिए शैतानियां कहा। तो प्रिंसिपल ने भी सोचा कि कहाँ का सरदर्द और कहाँ की मुसीबत। तो उस वक्त कॉलेज में कोई लड़की थी नहीं, कॉलेज में कोई लड़की नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अपन ट्राई करते हैं, नहीं आए तो ठीक रहेगा। ऐसा करके उन्होंने कहा कि आप लोग तो ऐसा करो, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन से भोपाल से लिखवा के लाओ। तो फिर डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन भोपाल से भी लिखवा के ले आए, उनको कोई एतराज नहीं था, और इस तरह से हमारा एडमिशन हो गया। तो इस तरह से गेसू में आपका आगमन हुआ। तो अभी मेरे किसी दोस्त ने बताया हमारे चैट बॉक्स में, उन्होंने थ्रेशिया जी के बारे में बात पता की, क्योंकि वो भी अपने कॉलेज की पहले 3 लड़की इंजीनियरों में से थी। जी जी। और उसी परंपरा को आपने आगे बढ़ाया, आपने और नीलिमा काणे जी ने, जो गेसू में पहली महिला नेत्री बनी, पहली विद्यार्थी आप लोग आई जी। तो गेसू का इतिहास देखा जाएगा तो आपका नाम उसमें जाना तय है। मैं कहूँगा उसमें आपका नाम जाना तय है, और हम सब आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। अब मुझे आप एक चीज और बताइए कि तो गेसू में अब ये सब लड़कों के बीच में अब आपका अनुभव कैसा है? अनुभव हमारा जो है बहुत अच्छा रहा, और सीनियर्स का भी हमको बहुत सहयोग मिला। बड़ी मुश्किल से तो कॉलेज में लड़कियों ने एडमिशन लिया था। तो वो भी खुश वो ये इम्प्रेशन बनाए रखना चाहते थे सब कि बहुत अच्छे लोग हैं। और वाकई में मतलब मैं ऐसा नहीं है कि सामने मुंह देख के खुश करने की बात कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल बहुत हमको बहुत सहयोग मिला, हमारे सीनियर्स का भी, कलीग का भी, और हमारे प्रोफेसर्स का भी। ये मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हर तरह का हमको मतलब कहिए कि हतोत्साहित नहीं किया गया, हमें प्रोत्साहन ही मिला हमेशा उनका। तो इट वाज अ वेरी गुड पॉजिटिव थिंग दैट हैज हैपेंड। तो मेरे सामने 2 सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल पहले पूछता हूँ कि जैसे स्कूल में जो टीचर्स ने आपको प्रभावित किया था, हमारे गेसू के कौन से वो गुरुजन थे जिन्होंने आपको पढ़ाया और जिन्होंने कहीं ना कहीं आप पे वो गहरी छाप छोड़ी, जिसके कारण आप बड़े बड़े काम कर पाए? मैं किसका नाम लूं? सभी टीचर्स गेसू के तो बहुत ही मैं कहूंगी बहुत सिंसियर थे, और बड़ा दिल से पढ़ाते थे, एक एक पर ध्यान रखते थे। ओबेजा साहब थे, और परांजपे साहब थे, और आप देखिए विजयवर्गीय साहब थे। हमको बैरगे साहब ने केमिस्ट्री पढ़ाई, सहानी साहब ने पढ़ाई, और देखिए फिजिक्स में रावत साहब पढ़ाते थे, सुगंधी साहब पढ़ाते थे, निशाल साहब ने भी केमिस्ट्री पढ़ाई। ये मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाली बात कर रही हूँ। और जैन व्यास साहब थे जी, और मैकेनिकल वालों ने भी हमको पढ़ाया, दुबे साहब ने पढ़ाया। अच्छा। और अग्रवाल साहब जो थे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाते थे, साहब भी पढ़ाते थे, साहब थे। तो मतलब मैं गलती से जो नाम भूल रही हूँ, सभी श्रद्धेय लोगों ने बड़ा इंस्पायर किया। और आप ये देखिए कि कहीं पे भी इंस्पिरेशन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और कभी कोई डिस्टिंक्शन भी नहीं किया, और हमेशा बहुत मदद की, बहुत। तो मुझे एक बात बताइए, प्रिंसिपल साहब कौन थे उसमें? यस, आपने बिल्कुल अच्छी याद दिलाई, मूर्ति साहब थे। मूर्ति साहब, अच्छा। मूर्ति साहब थे, और
देखिए इलेक्ट्रिकल के डीएस सक्सेना साहब भी थे। एक बार का मैं आपको किस्सा बताऊं, मैं और नीलिमा हम लोग सीढ़ियां चढ़ के ऊपर लाइब्रेरी में जा रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे। प्रिंसिपल मूर्ति साहब अपने कमरे से निकले, वी वर इन सेकंड ईयर। पता नहीं उनको एकदम से क्या सूझी, मैं और नीलिमा दोनों थे, हमसे मुखातिब होके कहा, यू आर द प्रिंसेस ऑफ द कॉलेज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप तो हम सबको गेसू के इतिहास की उन गलियों में ले जा रहे हैं जिनमें हम कभी गए नहीं, जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है। पर अच्छा लगता है ये जानना कि वो कॉलेज कैसा था और किस तरह से बढ़ रहा था। आज तो मेरे ख्याल से कॉलेज में 40-50% लड़कियां हैं, पर मैं उन सबसे भी कहना चाहता हूँ, शुरू यहाँ से हुआ था सिलसिला। तो आप मैडम को देख लीजिए। और मैडम से दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे दिमाग में 2 सवाल आए। तो पहला सवाल तो ये था कि किन शिक्षकों ने आपको पढ़ाया। अब दूसरा सवाल ये है कि आप तो खो खो खेलती थी, आप तो बैडमिंटन खेलती थी, वो सब करती थी, और अचानक अब कॉलेज में आने के बाद वो क्या छूट गया? नहीं, देखिए फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा नए नए थे। हाँ। और जो मेरे साथ कोई खेलने वाली गर्ल्स जो थी वो तो 2 ही थे, नीलिमा खेलती नहीं थी। तो मतलब मैं एक छटपटाहट तो रहती थी हमेशा कि लोगों को कहीं आप देखें कि वो खेल रहे हैं और आप नहीं खेल पा रहे हैं। नहीं। तो फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही चला गया। फिर सेकंड ईयर में मैं बास्केटबॉल में डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की ट्रायल्स में जाती थी। और अच्छा। फिर ट्रायल्स में मैं सिलेक्ट भी हुई। जब भी मैंने भाग लिया, 3 साल तक मैंने पार्टिसिपेट किया। और जब 4th ईयर में यूनिवर्सिटी कैप्टन थी, ऑल इंडिया खेला हर बार। और फिर फाइनल ईयर में सोचा कि अब पढ़ना चाहिए। और वैसे नीलिमा और मैं दोनों पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छे थे, ये मैं आपको बताऊं। जी नहीं, तो ये बताइए कि तो फिर आप बास्केटबॉल में यूनिवर्सिटी तो जाती थी, पर कॉलेज के अंदर अगर जो प्रतियोगिताएं होती थी, एनुअल फंक्शन होते थे, उनमें फिर आप भाग नहीं लेती? वो मैं आपको बताऊं कि मेरी खेलने की बड़ी दिली इच्छा रहती थी पार्टिसिपेट करने की। मतलब दूसरे करें और मैं दर्शक होकर देखूं, ये मुझे थोड़ा गवारा नहीं था। मतलब एक तो खेलना मेरी हॉबी थी, खेलती थी मैं। तो फिर मैंने कहा, हमारे जब एनुअल फंक्शन हुए, कि मैंने कहा कि मैं भी खेलूंगी। तो फिर हम लोगों ने, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को भी, मुझे भी परमिशन मिली खेलने की। और कुछ गेम्स में तो लड़कों ने, सबने ये तय किया कि भाई ये लड़की है तो क्या खेलेगी, तो इनको 8 पॉइंट ऐसे ही दे दो। अच्छा। हाँ, ये भी हुआ एक आध बार। हालांकि उसमें मैं जैसे टेबल टेनिस या कुछ ये जीती नहीं मैं फाइनली सिंगल उसमें। लेकिन फिर लगा कि गड़बड़ है ये मामला। और फिर हम लोग जो बैडमिंटन डबल्स है, मतलब ये बिना किसी प्रीमियम पॉइंट्स के मैं आपको बता रही हूँ कि बैडमिंटन डबल्स में तो मेरे पार्टनर था एमपी सिंह, क्लास में। तो हम दोनों ने जो है, वी वर दी कॉलेज चैंपियन इन 4th ईयर बैडमिंटन डबल्स में, बॉयज के अगेंस्ट। बॉयज के तो सामने 2 लड़के थे और आपके साथ एमपी सिंह थे, मिक्स्ड। आप मिक्स्ड जोड़ी थी। हाँ हाँ हाँ। पर मैं सोचता हूँ कि गजब की बात यह है कि आप घबराई नहीं, आप सकुचाई नहीं, आपने कहा मैं भी खेलूंगी। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। और वो लोग आपको 8 पॉइंट एक्स्ट्रा देते थे, मैं तो कहता हूँ हम आपको 100 पॉइंट एक्स्ट्रा देते हैं। नहीं, बाद में देना बंद कर दिए। नहीं, ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो जज्बा है, ये जो जज्बा है, जी जी, मैं इसकी दाद देता हूँ कि 200-400 लड़कों के बीच में 2 लड़कियां, और उसमें से आपकी साथी खेलती नहीं थी और आपने कहा मैं तो खेलूंगी। ये जज्बा तो सलाम करने जैसी बात है। और मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि बास्केटबॉल वगैरह की जनरल जो प्रैक्टिस होती है, अच्छी लंबी प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस या सुबह सुबह लोग, मैं अक्सर देखा सुबह में वॉकिंग के लिए जाता था उज्जैन में, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस चलती रहती थी। तो वो आप प्रैक्टिस कैसे करती थी? पुनीत जी, जब ट्रायल्स में सिलेक्शन हो जाता था तो क्या रहता था कि हम लोगों के यूनिवर्सिटी के कोचिंग कैंप्स लगते थे। और फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हमको खेलने जाना रहता था। तो कोचिंग कैंप में जाना कंपलसरी रहता है एक तरह से। मैं आपको बताऊं, मैं उन दिनों
मतलब मुझे मेरा 5:30 से जो हमारा यूनिवर्सिटी का कोर्ट है, इसमें मैं रहती थी वाटर वर्क्स के पास में, केशव नगर कॉलोनी है वहां। मेरे फादर रिटायर हो गए थे तो हमने सरकारी बंगला छोड़ दिया था, वहां आ गए थे। तो मैं वहां से साइकिलिंग करके कोर्ट पहुंचती यूनिवर्सिटी। ये कितना दूर होगा? ये 5.5-6 किलोमीटर तो होगा। ओके। जी। फिर वहां पे 3-3.5 घंटे की, मतलब आप ये देखिए कि वो जो कोच थे वो पसीना निकाल देते थे। और फिर उसके बाद में फिर साइकिल चला के घर सिर्फ इसलिए आती थी कि मुझे, जो मैं पसीना पसीना हो रही हूँ, मुझे नहा के फ्रेश होके फिर कॉलेज जाना है। ओके। तो बस वो मैं आप ये देखिए कि मशीन की तरह ये सारा काम होता। और कॉलेज भी साइकिल से जाना? हाँ, क्योंकि तब तक हम देवास गेट से बस पकड़ते थे, वही इंदौर वाली एमपीआरटीसी की। तो वो तो छूट जाती थी जिससे पहुंचना रहता था, तो साइकिल ही एक विकल्प बचता था। तो फिर मैं साइकिल उठा के फिर कॉलेज जाती थी, फिर मैं सारे पीरियड्स अटेंड करती थी। फिर मैंने मूर्ति साहब से एक स्पेशल परमिशन ले रखी थी। 5 बजे चूंकि कॉलेज छूटता था और 5 बजे से मेरा कोचिंग कैंप रहता था, तो 4:30 बजे मैं लास्ट क्लास छोड़ देती थी। और फिर वहां से फिर साइकिल उठा के उधर पाइप फैक्ट्री की तरफ से होते हुए फिर मैं कोर्ट जाती। फिर वहां पे 3-3.5 घंटे पसीना बहाने के बाद फिर मैं घर आती। तो कई बार तो ऐसा मेरा रोज कम से कम 22 किलोमीटर से ऊपर साइकिलिंग हो जाती थी। क्या बात है! अरे मैडम, हम सब लोग जो देवास और इंदौर की बसों पर चढ़ चढ़ कर कभी कॉलेज पहुंचे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं सुनकर हैरान हूँ कि इतनी दूर आप साइकिल चलाती थी, और ये भी 2-2 3-3 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद। तो आपको लोग अगर ब्रिज लेडी बोलते हैं, इसके अलावा कुछ लोग दोस्तों में कहता हूँ कि मैडम को आयरन लेडी ऑफ एमपी भी कहा जाता है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। जो आपका जज्बा है और काम को करने की जो लगन है, वो तो कमाल है मैडम, कमाल है। तो मैं अब जी, ये तो उन लोगों का बड़प्पन है, वो ये बोलते हैं, वरना मैं इस लायक नहीं। नहीं मैडम, आपको मैं क्या बोलूं, मतलब तमाम लोगों के मैं अभी कमेंट्स भी देख रहा हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेज आ रहे हैं वो देख रहा हूँ। मैं आपको एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि लगता है आपसे बात करता रहो करता रहो करता रहो, हालांकि वक्त हमारे पास सीमित है, तो यहाँ से थोड़ा सा एक ब्रिज लेते हैं, एक ब्रिज लेते हैं और सीधे जाते हैं आपके करियर की तरफ। आपका पहला जॉब क्या था? आपका करियर आपने कैसे शुरू किया? जी, कॉलेज से निकलते ही मैंने उज्जैन विकास प्राधिकरण में काम करना शुरू कर दिया था। और लगभग साल भर से कम मैंने वहां काम किया। इसके पहले मेरा सिलेक्शन जो पूना के अंदर CWPRS है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, उसमें साइंटिस्ट की तौर पे हुआ था। उसके बाद MPEB में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं हमेशा शुरू के 10 लोगों में रही। इनोवेशन में मेरा सिलेक्शन हुआ। और इसके पहले ब्रिज कारपोरेशन आ गया था। तो ब्रिज कारपोरेशन में क्या था कि सारे जो टॉपर्स थे, क्रीम थे मध्य प्रदेश के, नया नया खुला था और हाईली टेक्निकल था। तो मैंने ब्रिज कारपोरेशन फिर ज्वाइन कर लिया। हालांकि मैं देखिए, मैंने PWD की PSC भी दी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। PhD की PSC दी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। PWD मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरे हिसाब से ब्रिज कारपोरेशन जो था वो बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोगों का था, और एक मतलब वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन टाइप का जिसको बोलते हैं ना, कि जो बहुत क्रीम है, मतलब बड़ा रेस्पेक्टेबल था उस समय की, जिसकी एंट्री हो गई ब्रिज कारपोरेशन। तो मैंने बनी रही मैं उसमें। और ब्रिज आपको बनाने ही थे, ये तो तय था? हाँ, ब्रिज मुझे मतलब ब्रिज के लिए तो शुरू से जुनून था। मुझे लगता था कि हाईली टेक्निकल काम है और लोग जो मिलेंगे वो क्वालिफाइड लोगों के साथ काम करने को मिलेगा, और मतलब मुझे सुकून भी देता था वो सारा काम। तो इसलिए मैं ब्रिज में बनी रही। तो अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो ब्रिज बनाने का काम है, ये कोई इतना आसान काम तो है नहीं।
और जैसे कॉलेज में लड़के ही होते थे, लड़कियां नहीं होती थी। मेरा ख्याल है कि ब्रिज कॉरपोरेशन में भी बहुत ज़्यादा महिलाएं तो होंगी नहीं, क्योंकि जो ब्रिज होते हैं वो कहीं इंटीरियर्स में बनते हैं, कहीं जंगल में बनते हैं, और जनरली जो माँ बाप हैं वो भी नहीं चाहते, और महिलाएं भी कहीं ना कहीं इस तरह के काम से बचती हैं, और आप ब्रिज कॉरपोरेशन में थी, तो मुझे बताइए कि वहाँ का आपका अनुभव कैसा है? देखिए, मेरी पोस्टिंग भी उज्जैन में ही हो गई, लकीली। अच्छा। हाँ। और हमारा यहाँ पे ब्रिज कॉरपोरेशन का पहला ब्रिज बन रहा था, एग्रीमेंट नंबर 1। राघव पिपलिया आपने सुना होगा, विलेज इंदौर रोड पे है, अंदर जाके हाँ खान जी, नदी हाँ पे। जी। हाँ हाँ। तो मेरी पोस्टिंग वहां पे हो गई। अब वो वहां का मैं आपको किस्सा बताऊं कि उस नदी पे खान में कोई ब्रिज नहीं था, दूसरी तरफ राघव पिपलिया करके विलेज है, और बारिश में ऐसा होता था कि वो पूरा कट जाता था, आने का कोई साधन ही नहीं रहता अच्छा, था। पानी भर जाता था। हाँ पुल हाँ, पुल है नहीं, कुछ नहीं है। उधर के लोग इधर, इधर के लोग इधर। अच्छा, ओके। गांव जो था वो बड़े संपन्न लोगों का गांव था। और आप ये समझिए कि उज्जैन शहर का मैक्सिमम दूध जो है वो राघव पिपलिया से आता था। अच्छा। तो हाँ हाँ। उन लोगों ने, मींस नेसेसिटी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन, उन्होंने तकनीक एक ये जनरेट की कि वो जो आयरन का वायर रोप रहता है वो खरीद के उन्होंने नदी के दोनों छोरों पे अच्छा। दो वायर रोप अलग अलग स्लोप देके, आने के लिए अलग उधर से ढलान देके, और फिर वापस जाने के लिए अलग वो बांध रखे थे। तो एक तरफ ऐसा और एक तरफ ऐसा, जी ताकि वो चढ़ जाए और सीधे फिसल के दूसरी तरफ चले हाँ, जाए। तो वो क्या ओके। करते थे कि पुल्ली उसमें, मतलब पुल्ली रखते थे अपनी अपनी, नीचे उसमें रस्सी बांध लेते थे, रस्सी बनी हुई थी लूप जैसा, और जिसमें वो पैर फंसा के और खड़े हो सके और ऊपर पकड़ ले। तो वो क्या करते थे कि उस पुल्ली को कसते थे उस पे, और अपनी अपनी पुल्ली छुपा के भी जाते थे झाड़ी में। अच्छा अच्छा। और वो आवागमन ऐसे करते थे कि उस पुल्ली पे, मतलब एक साइकिल भी रख ली, दूध की 4 टंकियां भी रख ली, खुद भी बैठ गए, बच्चे को भी आगे बिठा लिया। तो अच्छा। वो इस तरह से मूवमेंट करते थे। तो इस, मतलब यहाँ हमने जो ब्रिज बनाया, मैंने भी नदी ऐसे ही पार की है, पुल्ली से अच्छा, लटक। ऑब्वियसली जब शुरू में आप गई तब तो वहां पे कोई ब्रिज था नहीं, तो जी आप भी उस पुली पर लटक कर गई? जी जी, बिल्कुल पुल्ली पे लटक के ही गई। और ओके फिर ओके। बाद में जो हमारे सीनियर्स आते थे, बड़े हाँ इंजीनियर इन चीफ और सेक्रेटरी, हाँ। तो वो क्या है कि बड़ा अच्छा लगता था उनको। अच्छा, एक, मतलब उन लोगों ने भी एक एक बार ट्राई करके देखा उसको कि कि चलो भाई। हम भी जाके हाँ देखते हैं, हाँ हाँ। मतलब दिस थोड़ी इज सी लाइक। थोड़ी सी स्किल लगती थी उसमें कि एंड पे जाओ तो आप फ्रिक्शन से उसको रोकने की कोशिश करो, नहीं तो आप एकदम से जो मोमेंटम मिल गया है हाँ, टकराओगे, कुछ लग भी सकती है। तो वो पहले से ट्रेन कर देते थे गांव वाले कि आपको क्या गाँव वाले करना है। तो जी ये तो वैसा हो गया, एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसा हो गया, जो बड़े जी बड़े आजकल स्पोर्ट्स कंपनियां हैं जो हमको ऊपर ऐसे लेके जाती हैं और ट्रेन करती हैं कैसे रोकना है। बट हम हंस रहे हैं, शायद मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा कठिन है, क्योंकि नीचे नदी उफान पर है और ऊपर से लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगता है मैडम, इस नदी पर ऐसे माहौल में ब्रिज बनाकर आपने बहुत बड़ा काम किया। ये 79 की बात है पुनीत जी। हाँ, अरे। और ऐसा मैंने एक जगह नहीं, मतलब आप ये देखिए कि 3 जगह ऐसे ब्रिज बनाए हैं। पर एक तराना में छोटी काली सिंध पे भड़सिमा करके गांव है, पर वहां की टेक्निक मुझे गांव वालों ने थोड़ा और उसको एडवांस कर लिया था। यहाँ जैसे वो रस्सी के लूप में लटक के जाते थे, वहां उन्होंने थोड़ी बैठने की एक चौकी जैसी बना ली थी, मतलब। तो दैट वाज एन एडवांस मेथड, लेकिन नहीं, पर जाते ऐसे। इम्पोर्टेंट बात यह है जो मैं हमारे सब दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि जरा हम सोचें कि मैडम ये कितना बड़ा काम है। मतलब ब्रिज बनाना सिर्फ ब्रिज बनाना नहीं है कि दो छोर के बीच में कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि उस भारी बारिश में जब आप शहरों से कटे हुए हैं, तब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई बूढ़े बाबा है, कोई बीमार आदमी है, बच्चों को स्कूल जाना है पास के शहर में, उन सबके लिए तो ये ब्रिज जो है ये एक बहुत बड़ा वरदान बन के आता है, नहीं?
बिल्कुल, खुशहाली लाता है, सारी फैसिलिटीज़ लाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खुल जाते हैं, डॉक्टर्स आने लगते हैं, टीचर्स आने लगते हैं, लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जुड़ जाते हैं, फसलें पहुँचा पाते हैं, तो खुशहाली का रास्ता तो खुल जाता है, पुल तो जोड़ने का काम करता है। पुल जोड़ने का काम करता है। और मेरे दिल में खुशी ये है कि आप हमारी अपनी हैं और आपने ऐसे सैकड़ों पुल बनाए हैं, 100 से ज़्यादा पुल आपने बनाए हैं। उनमें भूमिका निभाई है, क्योंकि अगेन सब मिलके बनाते हैं, टीम मिलके बनाती है। पर पुनीत जी, एक मुझे छोटा-सा किस्सा याद आता है, राजस्थान के बॉर्डर पे एक विलेज है, तो वहाँ के लोग कोई सुध नहीं लेता था, उनकी खेती की जमीन नदी के दूसरी तरफ और इस तरफ वो निवास करते थे, तो ना राजस्थान गवर्नमेंट केयर करती उनकी, ना एमपी गवर्नमेंट। तो ये बात मानिए कि जब मैंने उनके डिमांड पे वहां पे सिर्फ एक सर्वे करने के लिए अपनी टीम भेजी, तो वो जो गांव की काकड़ होती है ना, उनको बताया कि आज टीम आ रही है सर्वे करने के लिए, तो उन्होंने गांव के काकड़ से उनको जैसे कोई बारात को लेके आते हैं, ढोल धमाके के साथ लेके आए और हार फूल माला से उनका इतना स्वागत किया और ऐसा सहयोग किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये फैसिलिटी जो एक बुनियादी फैसिलिटी है, तो मिलना चाहिए हर एक को, ये कितनी आवश्यक है। बिल्कुल, तो आज आपसे बात करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि पुल हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल निभा रहे हैं। हमारी जो लाइफ स्टाइल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्पेशली रूरल एरियाज में, इंटीरियर्स में, उसको बढ़ाने में कितना बड़ा रोल निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जितना ट्रांसपोर्टेशन है आप देखिए बाई रोड ही होता है, और उसमें अगर बीच में ब्रिज की लिंक नहीं है तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और खास तौर पे इतना नहीं करते हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन बाई रोड ज्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे एक चीज और बताइए कि ये आपकी जिंदगी का एक अगर कोई कठिन पुल था, कठिन काम था, जिसमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वैसा कोई किस्सा हमको बताइए ना। देखिए, अब मैं कौन सी इंसिडेंट्स याद करूं, मतलब पुल का काम तो ऐसा ही था हम लोगों का कि हर जगह जोखिम रहता था, रोमांच भी रहता था। अब मुझे मैं आपको बताऊं 91 में, 91 में 92 में सिंहस्थ था, 91 में मेरी पोस्टिंग इंदौर में थी। तो उज्जैन में सिंहस्थ की प्रिपरेशन के लिए जो ब्रिज का पूरा डिवीजन था, वो सारे अलाइड कामों को करने के लिए एक सिंहस्थ डिवीजन में कन्वर्ट हो गया। अब ब्रिजेस के काम कौन करे, जो विभाग मूल काम कर रहा था। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि उज्जैन में भैरूगढ़ का ब्रिज चल रहा है और कौन जाके बनाएगा, कौन करेगा ये काम। तो हम सब लोग मीटिंग में थे, मैंने कहा मैं जाऊंगी, आई विल डू दिस। तो बोले कि अच्छा ठीक है, आप चाहेंगी तो मैं वापस आपको फिर से इंदौर पोस्ट कर दूंगा। तो मन में सोचा कि ये तो बाद में देखा जाएगा। महाकाल बाबा के पास जा रहे, वहीं रहे, अच्छा है। जी जी। तो वो ब्रिज जो था उसमें कुछ फाउंडेशंस 2-3 साल से बन रही थी। देखिए पहले इतने कोई साधन भी नहीं थे, ये लोग मैनुअली खोदते थे बड़े बड़े गड्ढे नीचे पियर में, नदी की फाउंडेशन में कॉपर डैमिंग करते थे, मतलब लेबर ओरिएंटेड काम ज्यादा होता था, मैकेनाइज्ड नहीं था इतना। तो ये बात है जून 91 की, उस समय का मैं इंसिडेंस आपको सुनाती हूँ। अब क्या हुआ, हम लोगों का जो रेनी सीजन है वो ऑफिशियली जो एग्रीमेंट के हिसाब से होता है, वो हम लोग 16 जून से लेके 15 अक्टूबर तक काउंट करते हैं, और उसके अलावा हम वर्क करने का फ्रीडम कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। तो 11 जून की बात थी, मीन्स वर्किंग पीरियड था। अब हमको हमारा एक भैरूगढ़ का P4 फाउंडेशन चल रहा था और एक 67 मीटर का कंटिन्यूअस स्पान चल रहा था, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट था वो। अब आप ये देखिए कि खबर लगी हमको कि उज्जैन में तो पानी नहीं बरसा, देवास में पानी बरस गया, इंदौर में पानी बरस गया, और वो पानी इतना बरसा कि ऐसी खबर लगी कि पानी आ रहा है, नदी में बढ़ेगा। तो बड़े चिंतित कि रिवर बेड में हम करीब 5-6 मीटर नीचे कॉपर डैमिंग करके, कंटिन्यूअस डिवाटरिंग करके और रॉक में एक्सकेवेशन चल रहा है और अचीव ही करने वाले हैं।
जो हमको सॉकेटिंग डेप्थ चाहिए वो। और दूसरा हमारा 67 मीटर का स्पैन खड़ा हुआ है, जिसके अंदर केवल सॉफिट डली है, ना रिब डली है, ना डेक डला है। ये पूरा जब बन जाए मतलब तब वो प्री स्ट्रेसिंग होता है, वो भी कंक्रीट की पर्टिकुलर स्ट्रेंथ आने के बाद। इसके पहले कोई जो प्री स्ट्रेस ब्रिज है, अगर उसका डेक स्लैब पूरा बॉक्स कंप्लीट भी हो जाए और जब तक स्ट्रेसिंग नहीं हो तब तक वो सेल्फ सपोर्टिंग नहीं होता। इट इज जस्ट लाइक ए पैक ऑफ कार्ड्स। ओके ओके। तो अब यहाँ तो केवल सॉफिट ही डली थी, मतलब वो इतना टेंशन वाला माहौल था कि ये 67 मीटर का स्पान गिर जाएगा ऐसा लग रहा था, और ये पियर P4 फाउंडेशन तो डूब ही जाएगी। अब इन दोनों में से क्या बचाएं, तो 67 मीटर का स्पान इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो पानी नहीं आना चाहिए, ये थी चिंता हमको। तो भेरूगढ़ में देखिए मोबाइल तो होते नहीं थे, तो अच्छा मैं उज्जैन में हाईएस्ट ऑफिसर थी जो ये प्रोजेक्ट्स को देख रही थी, रेसिडेंट इंजीनियर की तरह। हम अपनी कैशबुक भी लिखते थे और थोड़ा सा 2-4-5 लोगों का स्टाफ था, एक जीप थी हमारे पास, और सब हम अपना काम करते थे, सब इंजीनियर थे। एक सुरेश शेट्टी मेरे सब इंजीनियर थे, बड़े काबिल सब इंजीनियर रहे हैं। तो अब हम लोग भेरूगढ़ गए, भेरूगढ़ जेल में जाके, और हमने वहां कहा कि हमें बहुत अर्जेंट बात करनी है। तो कहाँ बात करनी है, क्या है, बताया उनको, वो समझ गए कि ठीक है। फिर कलेक्टर साहब से मैंने बात की, विवेक ढांड साहब कलेक्टर थे जो मीटिंग ले रहे थे। स्टेनो ने कहा कि वो तो मीटिंग में है, बात नहीं हो सकती है। मैंने कहा बहुत अर्जेंट है, आप बात कराइए। तो फिर विवेक ढांड साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा आप मीटिंग ले रहे हैं, आप पीएचई के इंजीनियर्स को बोल दीजिए कि आप स्टीम में जितने भी स्टॉप डैम्स हैं पीएचई के वो ना खोलें कम से कम, या जो भी हैं जिस भी विभाग के हैं वो ना खोलें। तो वो मेरे से कहने लगे कि लो आप सीधे ही बात कर लो। मेरी बात उन्होंने करा दी, वहां रिक्वेस्ट कर ली उनसे। अब ये एक व्यवस्था करके वापस लौटे तो मालूम पड़ा कि शहर के अंदर, जैसे कि आप ये देखिए रामघाट के ऊपर है, फिर त्रिवेणी से ऐसे आगे बढ़ते हैं हम, तो छोटी छोटी जो रपट है उसमें भी पानी रुकता है, उसके पहले भी रुकता है। अब क्या किया जाए, ये सब नगर निगम के अंडर में थे। कमिश्नर नगर निगम के पास पहुंचे, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये मत खुलने दीजिए आप, क्योंकि ये पूरा जो ब्रिज है ये सिंहस्थ का वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज है, और नहीं बना तो आवागमन में दिक्कत होगी और इतना नुकसान हो जाएगा शासन का, ये गिर जाएगा, नहीं बनेगा। तो गोयल साहब थे कमिश्नर उस समय। अब मैंने ये देखा कि एक डेलीगेशन पहले से बैठा हुआ था वहां, वो इरिगेशन का था, वो लोग घाट बना रहे थे, वो आए थे कि जितने गेट है वो सब खोल दीजिए। ओके। अब अंततः मतलब देखिए गेट नहीं खुले, पर पानी की जो दीवार है वो करीब 4-4:30 बजे, मतलब वो 3 मीटर की दीवार आई चलते हुए पानी की। अब उससे पहले हम लोगों ने ये प्रोटेक्शन की व्यवस्था कर ली थी कि हमारे जितने भी स्टेजिंग है उनको मतलब कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, एकदम से स्कोरिंग नहीं हो और नुकसान नहीं हो। मैं यहाँ बीच में 1 मिनट लेना चाहता हूँ मैडम, और इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि अगेन वो ब्रिज है, ब्रिज की बात कर रहे हैं, लेकिन सिंहस्थ के वक्त वो ब्रिज अगर बन रहा है और वो टूट गया और वो बन नहीं सकता है, तो आप देखिए ये लाखों लोग आने वाले हैं और कहीं ना कहीं संपर्क टूट जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगेन ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है कि हमने कुछ टेस्ट कर लिए, कुछ स्ट्रक्चर बना दिया। आई एम अमेज्ड कि आप उस जमाने में जब मोबाइल फोन नहीं था तब आप भेरूगढ़ जेल पहुंची, जेल से आपने फोन लगाए, आपने कलेक्टर साहब से बात की, आपने कमिश्नर साहब से बात की, आपने इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को समझाया कि ये क्यों जरूरी है। तो इसमें कहीं ना कहीं वो जो एक कम्युनिकेशन स्किल की सख्त जरूरत है, लोगों को कन्विंस करने की पावर की सख्त जरूरत है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मेरे ख्याल से हर एक को सीखना जरूरी है। सिर्फ हम वो मोटी मोटी किताबें पढ़कर अच्छे इंजीनियर नहीं हो सकते। सही? बिल्कुल, ये तो जेन्युइन ऑफिसर्स के सामने बात करते हैं और कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है और जेन्युइन तरीके इफेक्टिवली रखते हैं तो आपकी बात आती है, मेरा पूरे जीवन का है। ओके ओके। तो अब वापस फिर ज्यादा था कि पानी आ गया। आ गया। अब पहले
हुई थी 60 मीटर के लाइन की, उसके जहां जहां कॉलम्स थे उनकी के आसपास ना एक पानी की जो तो देखने के नियम चल रहा था, 5-5 हॉर्स पावर के 2 और 1 वाटरिंग कंडीशन में करनी और सब सामान व्यवस्था ठीक वो मतलब डायरेक्टर थे, बड़े अनुभवी थे। तो उन्होंने चलो अपन भैरूगढ़ अंदर चलते हैं और वहां चाय वाय पी के आते हैं। अगर कुछ नहीं इनकी बात मानी और हम लोग खड़ा लगे। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत चिंतित, उन्होंने हमारे 2 को उनका तो 10 साढ़े 10 बजे रवाना सिंक हो जाए। अच्छा उसके पहले शाम मैंने उसके क्रैक वैक तो नहीं है ये चेक कर रही। अब उसके बाद मेरे जब सीनियर्स मैं गई तो फिर हम लोगों ने अगले के धीरे धीरे और आगे देखिए वर्कर्स नहीं थे उस जमाने में। तो जीप में फिर उसके बाद जो और उज्जैन के लोग चढ़े जाते हैं मेरी बॉलीवुड उछल से कि मैं
मज़ा आता है बनाने में। पड़ता है। हो क्या उसके पहले मैं अपनी लोकेशन भी अगर माना था और एक बार बताओ पुनीत जी, और मैं सवाल फिर वहीं ले जा रहा हूँ कि आप पे तो हिम्मत थी, आपके परिवार के लोगों को रोमांच ये आप ये देखिए कि सड़कें उस जमाने में इतनी अच्छी नहीं थी, पीछे लग गई। अच्छा। संग्राम था और उसकी ड्राइविंग भी बहुत
का भी तो तो इनको इतनी जल्दी थी और वो रुक गई। अब हम लोग यहाँ आ गए, अपनी हमारी साइट थी महिदपुर में, वहां लोग से रहो, मतलब धन्यवाद दिया उन लोगों को। उसके बाद वो फिल्मों को जो सबक सिखाना जरूरी था वो थोड़ा सिखाया गया। और यकीन मानिए उस एक वैन में 13 लड़के थे। खराब अपना गेम प्ले करने के लिए उन तो अगेन ये हकीकत में ऐसा हो सकता है क्या, ये लोग सोच रहे होंगे जो जानते नहीं है इस बारे में। मैं बताना चाहता हूँ जो शायद परिचित ना हो कि कंजर एक कई बार वो क्या करते हैं कि किसी को पकड़ लेते हैं और उसका सामान ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको पीटते भी हैं। जी हाँ, पीटते भी हैं। और आपको उसका रीजन पता है? वो कहते हैं कि हम बिना मेहनत के कोई पैसा नहीं लेते। तो एक तरह से पीटने का पुनीत जी कई बार नहीं, हर बार उनकी मोटस ऑपरेंडी यही रहती है। हाँ, कि वो बिना मेहनत का नहीं खाते। हाँ, तो उनकी मेहनत की डेफिनेशन जरा अलग है। और उन लोगों के साथ जो वैन में आपका पीछा कर रहे थे रात का टाइम, ये तो रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य हमारे सामने है। और मैडम आप इन सबसे गुजर गई, आपने बड़े बड़े काम कर दिए, आप इनसे डरी नहीं। आपको सलाम है, सलाम, बहुत बार सलाम है, एक बार नहीं कई बार सलाम है। मैं आपसे तो कभी कभी आपने सोचा कि अगर मैं किसी मुश्किल में पड़ गई तो क्या होगा? क्या आपने कभी कराटे वराटे सीखा, कोई हथियार चलाना सीखा? मैं से ही पूछ रहा हूँ, मतलब क्योंकि देखिए फिजिकली फिट तो रही हूँ मैं। और एक बात और बताऊं आपको, मतलब मेरे पास वैसे मैं पिस्टल भी है, एक लाइसेंस भी अच्छा। पर मैं पिस्टल लेके चली नहीं कभी भी। ओके, पर हाँ, वो लाइसेंस लाइसेंस हाँ, होना हाँ, ही काफी है, वो जी, एक जी, दिल जी, दिल जी, में एक ताकत है। जी, जी। मेरे ख्याल से आपके साथ में जो लोग चलते होंगे गाड़ी वाहन, जो उसके या गाड़ी के जो मैकेनिक वगैरह होते होंगे, मजदूर होते होंगे, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ इस तरह के वेपन रखता ही होगा मेरे ख्याल से। मेरे को मेरा जो ड्राइवर था उसने बाद में डिस्क्लोज किया। हाँ, उसने कहा कि मैडम जी आप क्या सोचती हैं, मैं आपके साथ ऐसे ही थोड़ी ना चलता हूँ। तो कुछ ना कुछ अपनी तैयारी से चलता था, हाँ, हथियार रखता था कुछ। जी, जी। और एक दो लठवट और ये चीजें तो खैर गाड़ी में रहती थी निश्चित रूप से। पर वो ड्राइवर अच्छा हेल्दी भी था, होशियार भी था, आईक्यू भी बहुत अच्छा था उसका, वेरी बिल्कुल इंटेलेक्चुअल। बिल्कुल। जब आप बता रही हैं कि उसने कहा आगे 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 फोन कर दीजिए जी, जी, वेरी ताकि लोग आ एग्जीक्यूटिव जाए। अप्रोच, यस, यस, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी एग्जीक्यूटिव अप्रोच मीन्स उस आईक्यू was much higher than a driver, I tell you. और अभी मैं आपको बताऊं, वो मेरा ड्राइवर जो है कंपनी में काम कर रहा है, उसको 30,000 रुपए से ऊपर सैलरी मिलती है और प्लेन से जाता है वो दूर दूर साइट्स पे और काम करके आता है। यस, जाता होगा, क्योंकि जो आदमी उस लेवल का काम कर रहा है, उस तरह की क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसको हम बार बार कहते हैं, हमारे इस गेसु समाज में जितने भी हमारे स्पीकर्स आते हैं वो कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बहुत जरूरी है।
और मेरा ख्याल है आपका ड्राइवर जो है उस चीज को बहुत अच्छी तरह समझता था। सब और वो टेक्निकली भी, पुनीत जी, टेक्निकली भी बहुत साउंड हो गया। वो कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशो और सब चीजें बताने लगा था, और मुझसे कहता था कि मैडम जी ये 7 साल आपके साथ रह के मैंने आपसे ही सीखा है। क्या बात है। तो मैडम मैं ये कहूंगा कि आपसे बात करते करते कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। जिसको पुराने रेडियो के हमारे जो उद्घोषक है वो बोलते थे कि घड़ी 8:30 बजाना चाहती है, तो 8:30 बज भी गए, हमको पता ही नहीं चला। आपके साथ ये बातचीत इतनी रोमांचक रही, ये संवाद इतना रोमांचक था, इसमें हमने कितना कुछ सीखा। हमने जाना कि किस तरह से बचपन, मुझे लगता है कि बचपन में आप जो सबके साथ इकट्ठा खेलती रही, उसका भी कहीं ना कहीं खेलकूद, और जो बास्केटबॉल में आप खेली, बैडमिंटन आप खेली, मेरे ख्याल से वो भी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में उसका जरूर एक बहुत बड़ा पार्ट रहा कि आज आप आज भी फिट हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी इतना काम कर रही हैं। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में आपकी शिरकत होती है, बड़े बड़े ब्रिजेस के लिए आज भी आपको कंसल्टिंग के लिए, एडवाइजरी के लिए बुलाया जाता है। तो मुझे लगता है ये जो कि खाली दिमाग से नहीं, अपने शरीर से फिट होना भी जरूरी है, और कहीं ना कहीं उसके बीज बचपन में आपने पढ़े। नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने सब दोस्तों को जो सुन रहे हैं बताना चाहता हूँ कि उज्जैन में सिंहस्थ के ब्रिजों का जो जाल आप देखते हैं, वो उसके पीछे मैडम का दिमाग है। वो जो ऐसी कर्व्स हैं, बल खाते हुए बहुत सारे ब्रिज हैं, उनके एक एक कर्व्स पर मैडम ने काम किया है, डिजाइन किया है। ये, और जिस शिद्दत के साथ काम किया होगा वो तो आप उनसे उनकी बात सुनकर समझ ही रहे होंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर आपको हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर उज्जैन पहुंचना है, तो मैडम के बनाए ब्रिजों को पार किए बिना आप उज्जैन महाकाल के दर्शन करने नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस शहर के लिए मैडम का क्या योगदान है, ये हमको समझना है। और हम सब गेसुआइट्स मैडम बहुत बहुत गर्व का अनुभव कर रहे हैं अभी आपसे बात करके, और मुझे पक्का भरोसा है कि बहुत सारे उज्जैन वाले जो हमारी बात सुन रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि जो सब फैसिलिटी सिंहस्थ के नाम पर उनको मिलती है, उज्जैन में महाकालेश्वर के होने के कारण मिलती है, इसके पीछे कितनी शिद्दत से कितने लोग जुड़े रहते हैं, कितना काम करते हैं, जिंदगी अपनी दांव पर लगाकर भी वो काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो सरकारी अधिकारियों के प्रति अलग तरह का रवैया रखते हैं, तो उनसे भी कहना चाहता हूँ, एक बार मैडम के काम को देखिए, समझिए। ऐसे अधिकारी भी हैं जो पूरी लगन से काम कर रहे हैं, इस देश को बना रहे हैं। मैडम मैंने एक विज्ञापन बनाया था, मैंने देश का नमक खाया है, और मुझे लगता है कि वो आप पर पूरी तरह फिट होता है। आप जैसे लोग उस विज्ञापन के ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। तो इसी के साथ हमको यहाँ विराम लेना है, पर मैं जितने भी दोस्त हमारे जो चैट रूम में हमारे साथ हैं, आज हमारे साथ हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैडम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। मैडम से आप कुछ कहना चाहेंगे तो जरा देखें कि आपके उद्गार क्या है। आज की बातचीत में आपने क्या सीखा, ये बताइए हमको। 2 या 3 बातें जो आपने सीखी। एक कोई इसमें लिख रहा है कि प्लीज थ्रो लाइट ऑन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, अभी मैंने देखा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी मैडम, आपके साथ मेरे को एक और सेशन करना पड़ेगा ऐसा लगता है। जी और जी। अभी किसी हमारे दोस्त ने ये भी लिखा कि मैडम ने उज्जैन के सब सिंहस्थ के पुल बनाए हैं, उसी तरह हमारी नुपुर जैन ने वहां पर मेट्रो रेल पर इतना काम किया है, और 2 महिला नेत्रियां हमारी जो पुरुषों के क्षेत्र में जाकर इतना चमक रही है, और वो दोनों गेसू की, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मेरे ख्याल से इसमें कहीं ना कहीं गेसू का जो डीएनए है वो भी कहीं ना कहीं अंदर होगा, जो हमको टफ बनाता है। बिल्कुल जो हम बिल्कुल, वो जो बैकग्राउंड है कॉलेज का, वो देखिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस देता है आपको हर क्रूशियल सिचुएशन से निपटने के लिए। और ये सारा प्लेटफॉर्म हमको गेसू से ही मिला। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगी, आप जो कहा, मेरी मदर जो थी, शी वॉज ए वेरी स्ट्रांग वुमन। मतलब उन्होंने
हमेशा बहुत इंस्पायर किया और ये भी कहा कि सही बात कहने में कभी डरो मत, मतलब। और इसीलिए मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सीनियर ऑफिसर्स को भी जो काम नहीं हो सकता था, हमारे विभाग में बहुत से लोग जो हैं वो क्या है कि ना नहीं करते हैं और करते ही नहीं है। ये भी होता है बहुत बार। तो जो नहीं हो सकता है उसको ना करने की भी आप में हिम्मत होनी चाहिए, सही को सही कहने की और गलत को गलत कहने की। और एक और चीज, किसी भी काम के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल। आप ये सोचें कि आप मतलब यू हैव टू गो थ्रू इट, देन एंड देन इट इज पॉसिबल। आप सही बोल रही हैं, क्योंकि जिस पुल पे लाखों लोग निकलने वाले हैं, जिंदगियां जिस पे से गुजरेंगी, उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं? आपको तो उसका एक एक कण को उसमें ताकत भरना ही है। और मुझे आज याद आ रहा है, आपसे जब बात कर रहा हूँ तो नुपुर जैन के अलावा मुझे गुलशन खन्ना सर की याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि एक इंजीनियर का काम तो डॉक्टर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जाने कितनी जिंदगियां हमारे ऊपर टिकी हुई है और हम कोई गलती नहीं कर सकते, हमको गलती करने का हक नहीं है। हमको तो ठोक बजा कर हर चीज बनाना है, हर फैक्ट्री बनाना है, हर कल पुर्जा बनाना है। मैडम, मैं इतना इतना अभिभूत हूँ आज, और गेसू के सब सितारों के साथ जुड़कर मुझे जो सीखने को मिल रहा है, और गेसू समाज की हमारी पूरी टीम गर्व का अनुभव करती है। लोग हमसे कहते हैं कि आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की। मैं कहता हूँ कि इससे हमको जो सीखने को मिल रहा है उससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मैडम, लोगों ने बहुत सारा कुछ कुछ लिखा है, तो किसी ने मैडम 60 की नहीं है, संवाद 16 में आई है, आप तो 16 की है, मतलब ऐसा उनका कहना है क्या। और इसमें थोड़ी सी सच्चाई भी मैं महसूस कर रहा हूँ, कम से कम दिल से तो वो जज्बा आज भी है। और कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, ये लोगों को सीखने को मिला। स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। और ज्यादा तो, और कुछ लोगों ने कहा है, ओम प्रकाश जी परवानी बोल रहे हैं कि शायद इसीलिए गेसू का सिविल डिपार्टमेंट बहुत फेमस है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बार बार आपसे बातचीत करना चाहिए। तो मैडम, आज आपसे बात करके दिल को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से गेसू का वो जो जुझारूपन है वो देखने को मिला। एक बार फिर से वो बबूल खेड़ी आपको कितना मजबूत बना देती है, इसका पता चला। और हम सब एक बार फिर आपको सलाम करते हैं। आपको भी जी। हर बार मैं ना सिर्फ उज्जैन की पुलों से, मैं दुनिया में अब किसी भी पुल से गुजरूंगा तो मेरे दिल में यह भाव आएगा कि ये पुल कैसे बना होगा, इसके पीछे किस तरह इंजीनियरों ने अपना खून पसीना बहाया होगा, किस तरह वो घर से दूर रहे होंगे, किस तरह मजदूरों ने अपनी जान जोखिम में डाली होगी, किस तरह रात के अंधेरे में लोगों ने सफर किया होगा। ये सब दिल में आएगा, ये सब दिमाग में आएगा। तो इसी के साथ इससे विराम देने की मेरी आज कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि नियम है, मैं आज यहाँ पर विराम लेता हूँ। मैडम, आप एक बात आपके लिए कहना चाहूंगी। हाँ जी। मुझे आपको देख के याद आया, एक बार मैंने एक पोस्ट लिखी थी सिंहस्थ में। बड़ी अच्छी पोस्ट थी, कुंभ पे थी। हमारे ग्रुप में आशुतोष राणा भी थे, बहुत सारे लोग थे। मतलब आप ये देखिए कि सारे महामंडलेश्वर और स्वामी जी जो पतंजलि वाले, बहुत सारे लोग थे। तो वो पोस्ट मेरे पास कहीं से आई थी और उसमें मैंने एडिटिंग किया था, तो उसकी बड़ी तारीफ हुई। तो मैंने कहा कि ये लिखा मैंने बाद में, मैंने कहा ये पोस्ट मूलतः मेरी नहीं है, ये सारा उस अनाम लेखक को जाता है। तो आशुतोष राणा जी ने लिखा कि सारी चीजें हमारे जो वेद पुराण और इन सब में भरी पड़ी हैं, और वो जो ऋषि लोग होते हैं वो हमको इससे परिचय कराते हैं। तो मुझे उन्होंने बड़ा धन्यवाद दिया। और वही बात मुझे अभी याद आई कि मैं पुनीत भटनागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो एक से एक लोगों से हमारा परिचय करा रहे हैं, चाहे वो गुलशन खन्ना साहब हो, चाहे वो भास्कर जी हो, चाहे वो नुपुर हो,
और भी मतलब जो जो स्टार्स हैं, लोकेंद्र हों, तो आपको श्रेय जाता है और आपकी पूरी टीम को जाता है, पूरी को टीम जाता है। ऑफ कोर्स मैं अभी देखिए, मैंने जो भी काम किया मेरी पूरी टीम को मैं श्रेय देती हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ और सारा काम जो है वो महाकालेश्वर और सब करवा लेते हैं हमसे। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी आपका, आपका बहुत और बहुत सभी शुक्रिया। लोगों को बहुत बहुत प्रणाम मेरा। और इसी बात पर एक बार फिर से आपको सलाम करते हैं और शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। ये देश आगे जरूर जाएगा जब ऐसे लोग, ऐसे कर्मी, ऐसे ऐसी नेत्रियां हमारा काम कर रही हैं, हमको ब्रिज ब्रिज बना रही है हमारी जिंदगी पर, बाधाओं को पार करने के लिए हमको